हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जिसे आप यूपी सीपेट या एबीवीएमयू सीपेट के नाम से जानते हो। ये ना ही सिर्फ यूपी के बच्चों के लिए बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। तो इसके बारे में डिटेल में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, एग्जाम के थ्रू कितने तरह के कॉलेजेस मिलते हैं, कितने तरह के कोर्सेज इसमें आते हैं, उन कोर्सेज की क्या अहमियत है, दूसरे स्टेट्स के बच्चों के लिए किस तरह से ये बेनिफिशियल है, एलिजिबिलिटी इसकी क्या होती है, काउंसलिंग इसकी कैसे होती है, फॉर्म की फीस कैसे लगती है, फॉर्म फिलिंग आपको कैसे करनी है, फॉर्म कब आते हैं, काउंसलिंग में कितने पैसे लगते हैं, सब कुछ ए टू जेड पूरी डिटेल्स में हम बात करेंगे आज के वीडियो में एबीवीएमयू सीपेट के बारे में। ऐसा ही वीडियो मैंने सीनेट के बारे में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कोई लिंक नहीं ढूंढ पाते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च किया करें सीनेट 2026 स्पार्क अप क्लासेस, तुरंत हमारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट हो वो टॉपिक लिखिए, आगे लिखिए स्पार्क अप क्लासेस, उससे जुड़ी वीडियो हमारी आपके सामने आ जाएगी। फिर भी आप नहीं ढूंढ पाते हो तो आप कमेंट पे मेंशन करिए, हम आपको लिंक भेज देंगे। आप मेंशन करिएगा कि हमको ये वाली वीडियो का लिंक चाहिए, वीडियो का टॉपिक और आगे लिखेगा लिंक चाहिए, तो हम आपको भेज देंगे। ठीक है, चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एबीवीएमयू सीपेट के बारे में। एबीवीएमयू सीपेट एग्जाम, इसका अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी और सीपेट का फुल फॉर्म होता है कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, ये एबीवीएमयू सीपेट का फुल फॉर्म है। ये होता है बेसिकली उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए पैरामेडिकल का एग्जाम, यूपी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये पैरामेडिकल, यूपी पैरामेडिकल का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम ये कंसिडर किया जाता है, यूपी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, अब यूपी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम ये हो तो जरूर रहा है, लेकिन पैरामेडिकल में बहुत सारे तरह के कोर्सेज होते हैं। तो इस एग्जाम के अंतर्गत टोटल 18 कोर्सेज आते हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। और ना ही केवल यूपी के बच्चे तो ले ही सकते हैं, साथ साथ में अदर स्टेट के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, अदर स्टेट। लेकिन यूपी वाले बच्चे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं, जबकि अदर स्टेट वाले सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट में एलिजिबल होते हैं। चाहे आप कितने भी अच्छे मार्क्स ले आओ, आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। हाँ, अब ये दूसरे स्टेट्स वाले बच्चों के लिए क्यों बेनिफिशियल है? इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें पैरामेडिकल के अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, प्राइवेट में भी अच्छे कॉलेज नहीं हैं, और इजीली है भी तो इजीली एडमिशन नहीं हो पाता। तो उस केस में यूपी पैरामेडिकल आपको मदद करता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको देखने को मिल जाएंगे। आप आराम से लो कट ऑफ में एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, तो ये आपको आसान पड़ता है दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में, इसलिए ये अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एग्जाम होता है इसकी डेट्स की बात कर लेते हैं, पूरा का पूरा शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। शेड्यूल, अगर मैं शेड्यूल की बात करूं कि कब ये फॉर्म निकलते हैं, एग्जाम्स कब होते हैं, देखिए फॉर्म डेट, जो आपका फॉर्म आता है, फॉर्म आपका अप्रैल में आता है, इसका मार्च के लास्ट में या अप्रैल के शुरुआत में आपका फॉर्म आ जाता है। दूसरी बात, इसके जो एग्जाम होते हैं, एग्जाम आपके मोस्टली जून में होते हैं, कभी कभी ये एग्जाम जुलाई में भी कंडक्ट कराए जाते हैं। तो जून जुलाई के बीच में आप इस एग्जाम को मान सकते हो। इसके बाद आपका रिजल्ट आता है और फिर आपकी होती है काउंसलिंग, और ये काउंसलिंग आपकी जुलाई एंड या अगस्त में स्टार्ट हो जाती है, और ये सितंबर अक्टूबर तक चलती है आपकी, कई बार नवंबर तक भी काउंसलिंग खिंचती है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो कौन सी वेबसाइट से भरोगे। आप एबीवीएमयू की वेबसाइट से भरोगे, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। यही यूनिवर्सिटी है जो इस एग्जाम को करवाती है, कंडक्ट करवाती है, और एडमिशन काउंसलिंग सब कुछ यही यूनिवर्सिटी कराती है।
आप इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो इस एग्जाम से, और इससे जुड़ी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, जैसे कि KGMU हो गया, SGPGI हो गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज इसके अंदर आते हैं। तो उन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप एलिजिबल होते हो। मान के चलो कि यूपी में जितने अच्छे अच्छे आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं, सबके लिए आप इस एग्ज़ाम से एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं कि फॉर्म की फीस कितनी लगती है। फॉर्म फीस, फॉर्म का फीस कितना लगता है। अगर आप जनरल हो या आप EWS हो या आप OBC हो तो आपके फॉर्म की फीस 3,000 रुपये लगेगी। अगर आप SC हो, ST हो या आप PWD हो तो आपके फॉर्म की फ़ीस 2,000 रुपये लगती है। ये फॉर्म की फ़ीस है। ठीक है, फॉर्म भरोगे, फिर एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद कोर्स भरना होता है। सबके लिए सेम एग्ज़ाम होता है, 18 कोर्सेज के लिए सबके लिए सेम एग्ज़ाम होगा। जिस हिसाब से मार्क्स आए रहेंगे उस हिसाब से फिर आप काउंसलिंग में कोर्सेज चुनते हो। ठीक है, कौन से कोर्स बेस्ट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। अगर ऐसा है कि आप हमसे फॉर्म फिल करवाना चाहते हो, हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो या हमसे कोई गाइडेंस चाहते हो आप कॉल पे, तो उसके लिए हमारी पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए। अगर आपको कोई डाउट है हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप किसी तरह का कोई भी डाउट रिजॉल्व करवा सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर आपको फॉर्म भरवाना है तो 1500 पेमेंट करके आप हमसे पूरा का पूरा फॉर्म भरवा सकते हो इसका। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो काउंसलिंग के वक्त काउंसलिंग का चार्जेस पे करके हमसे काउंसलिंग भी आप करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फ़ोन नंबर आप सेव कर लीजिए, आपके काफ़ी काम आने वाला है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस चाहिए तो कमेंट पे आप मेंशन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आपका कमेंट में मेंशन करिए, आपके हर कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। आप वीडियोस देख सकते हैं, वीडियोस भी हर तरह की हम आपके लिए लेके आते हैं। अगर आप सारी चीज़ों से अपडेटेड रहना चाहते हो कि फॉर्म कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा, तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, UP CNET, UP CPET, UP CP NET और UP से जुड़े जितने भी एग्जाम हैं उन सब का वीडियो का लिंक आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे सेव कर लीजिए। CNET, CPET, नर्सिंग, GNM या फिर आपका जो पॉलिटेक्निक है, ये सब एग्जाम से रिलेटेड जानकारियाँ उसी वीडियो में, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। ठीक है, लिंक नहीं ढूंढ पाते हो तो कमेंट पे मांग लेना, यूपी वालों के लिए प्लेलिस्ट मैं आपको भेज दूंगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है कौन कौन से लोग एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, दोनों लोग एलिजिबल होते हैं। बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों लोग एलिजिबल होते हैं। चाहे आप PCM से हो या PCB से हो, दोनों लोग एलिजिबल हैं। लेकिन PCM वालों के लिए कोर्सेज की संख्या कम होगी। अभी मैं बता दूंगी कौन कौन से कोर्सेज PCM वालों के लिए है, बाकी सबके लिए PCB वाले कोर्सेज होंगे। PCM और PCB दोनों वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। अगर आपने 12th में PCM लिया हो या PCB लिया हो, दोनों ही लोग एलिजिबल हो, लेकिन PCM वालों के लिए कोर्सेज की संख्या कम होती है। ठीक है, आपका 12th में जो परसेंटेज है वो 45% के लगभग होना चाहिए, 45% के लगभग है, तो आप एलिजिबल हो UP CPET एग्जाम देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हो या फिर आप अदर स्टेट के हो, दोनों ही लोग एलिजिबल होते हैं। दोनों ही लोग एलिजिबल होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अदर स्टेट वालों को सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे, UP स्टेट वालों को गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों ही कॉलेजेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं UP स्टेट के बच्चे। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास UP स्टेट का डोमिसाइल नहीं भी है पर आपने 10th 12th UP से किया है तो भी आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपके पास UP डोमिसाइल नहीं है लेकिन आपने 10th 12th UP से किया है तो भी आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो भी आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप दूसरे स्टेट से हो लेकिन UP में आके आपने 10th और 12th किया है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से 18 कोर्सेज हैं जो इसमें अवेलेबल हैं। उन 18 कोर्सेज में कौन से बेस्ट कोर्सेज हैं, किसको हमें टारगेट करना चाहिए, कितनी कट ऑफ जाएगी उसकी, सब कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए, कोर्सेज टोटल कितने कोर्स है, 18 कोर्सेज हैं, जिनमें से पहला और सबसे टॉप लेवल का कोर्स होता है BMLT। दूसरा जो टॉप लेवल का कोर्स होता है वो होता है BMRIT। तीसरा जो टॉप लेवल का कोर्स होता है वो होता है आपका BPT। चौथा जो कोर्स होता है वो BMLT की तरह ही होता है,
मुझे नहीं पता कि इन्होंने अलग से उसका नाम क्यों गिनवाया है, लेकिन गिनवाया है तो मैं भी गिनवा रही हूँ। हालांकि दोनों कोर्सेज BMLT और ये वाला बिल्कुल ही सेम होता है। इन्होंने कहा है BSc MLT, इन्होंने इसको अलग से गिनवाया है चौथे कोर्स के रूप में, लेकिन ये दोनों आप मान के चलिए सेम होते हैं। पांचवा जो कोर्स है वो है आपका BSc लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये भी आपका बिल्कुल ही सेम है इसकी तरह, ठीक है। तो आप इनको टॉप प्रायोरिटीज पे रख सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है सिलेबस में, इसलिए कोर्सेज अलग अलग गिनवा दिए जाते हैं, पर ओवरऑल जो उनका करियर स्कोप है वो आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद छठवां जो आपका कोर्स है वो है BSc इन रेडियोथेरेपी। इसके बाद सातवां जो कोर्स है वो है BSc ऑप्टोमेट्री। आठवां जो कोर्स है वो है आपका BOTT। नौवां जो कोर्स है आपका वो है BOT। अच्छा, 9वीं पे मैं प्रायोरिटी वाइज लिख रही हूँ, हर चीज जो भी मैं लिख रही हूँ प्रायोरिटी वाइज की, सबसे अच्छा ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। लेकिन जो लास्ट में 2-3 है वो अपने अनुसार ऊपर नीचे किए जा सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट कुछ और होता है, तो कुछ कोर्सेज आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो मैं एक ऑर्डर में लिख रही हूँ मेरी प्रायोरिटी के अनुसार, थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं किसी को BOTT ज्यादा पसंद होता है ऑप्टोमेट्री के कंपेरिजन में, तो उसके लिए वो 7th प्रायोरिटी होगी। समझ रहे बात को? तो किसी का जो ड्रीम है या किसी का जो पसंद है उस अनुसार प्रायोरिटी थोड़ी चेंज हो सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि सबसे अच्छा आपका BMLT कोर्स होता है, सेकंड पे BMRIT, थर्ड पे BPT, ये तो फिक्स है। इसके बाद आप बाकी कोर्सेज ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी पसंद के अनुसार, पर मैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से लिख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। इसके बाद है BSc रेडियो इमेजिंग टेक्निक्स, ये आपका बिल्कुल BMRIT की तरह ही होता है, ठीक है। 10वां BSc रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी आपका BMRIT की तरह ही है, लगभग में कोर्सेज है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। 11वां कोर्स है आपका BASLP। 12वां कोर्स है आपका BOT। अच्छा, इसमें BASLP की जगह पहले आप प्रायोरिटी दे सकते हो BOTT एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, उसके बाद आप प्रायोरिटी दीजिए BASLP को, ठीक है। इसके बाद 13वें कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। 13वां जो कोर्स है वो है आपका BSc इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। इसके बाद 14वां कोर्स जो है वो है आपका BSc इन रीनल डायलिसिस। इसके बाद जो आपका 15वां कोर्स है वो है BSc इन MLT। अब MLT यहाँ पे दूसरा है, MLT ये है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन टेक्नोलॉजी। ये दूसरा, ये BMLT की तरह नहीं है। इसके बाद 16वां है BSc इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद है 17वां आपका BOT ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है। इसके बाद 18वां और लास्ट कोर्स है आपका BSc इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। ये आपका बिल्कुल रेडियोथेरेपी वाले कोर्स की तरह है, थोड़ा बहुत सिलेबस अलग है, इसलिए अलग से कोर्स इन्होंने गिनवा रखा है, ठीक है। तो मिला जुला के देखा जाए तो 18 नहीं, कुल 13-14 कोर्सेज ही आते हैं। कई सारे कोर्सेज का रिपीटेशन इन्होंने बता रखा है, खासकर जो ये रेडियोथेरेपी हो गया टेक्नोलॉजी, वो इस वाले रेडियोथेरेपी की तरह ही है, ठीक है।
जो आपके ये तीनों कोर्सेज हैं वो लगभग एक तरह हैं। BMRIT रेडियो इमेजिंग और रेडियो डायग्नोसिस लगभग एक तरह से हैं। BOTT और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी वाले में थोड़ा सा ही अंतर है। तो ये सारे कुछ कोर्सेज हैं जो लगभग सेम आपको नजर आएंगे। अब मैंने 18 कोर्सेज आपको बता दिए। प्रायोरिटी क्या रखोगे, प्रायोरिटी में वाइज मैंने बताया है, फिर भी एक बार रिवाइज कर देती हूँ। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको MLT या जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज है उनको देना चाहिए। उसके बाद आपको BMRIT या फिर जो रेडिएशन वाले कोर्सेज हैं उनको देना चाहिए। उसके बाद आप BPT और BOTT और BSc ऑप्टोमेट्री, इसमें से जिसको भी आप प्रायोरिटी देना चाहते हो अपनी मर्जी के अनुसार दे सकते हो। बाकी कोर्सेज इनके नीचे ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, BOTT के साथ साथ अगर एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी वाले मिल रहा है तो उसको और अधिक प्रायोरिटी देना। तो ये सारा प्रायोरिटी का आप ऑर्डर रखना, इनको टारगेट करना, ये अच्छे कोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब इनकी कट ऑफ क्या जाती है वो जानने से पहले हमें सिलेबस, पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम ये सब देखना होगा, तब हम कट ऑफ पे आते हैं। ओके, चलो सिलेबस की पेपर पैटर्न की बात करते हैं। पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न की, तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चंस, और ये 120 मार्क्स के होते हैं। 120 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, +1 की पॉजिटिव मार्किंग है और नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग यानी कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप तुक्का लगा के भी आ सकते हो। हालांकि कोशिश करना कि सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करके जाओ, अच्छे से तैयारी करके जाओ, ताकि तुक्का मारने की नौबत ना आए। पर अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप छोड़ के आने की स्थिति पे हो, तो उससे बेहतर है कि आप उसे अटेम्प्ट करके आओ। कोई भी ऑप्शन जो आपको मिलता जुलता लग रहा हो उस पर टिक करके आओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होनी नहीं है। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जरूर आओ, क्या पता वो सही हो जाए और आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाए। इसलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसका फायदा आपको उठाना चाहिए, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का पेपर आता है। अब पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, पेपर में आपका फिजिक्स पूछा जाता है, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं और वो 30 मार्क्स का होता है। केमिस्ट्री पूछा जाता है, केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, वो 30 मार्क्स के होते हैं। बायोलॉजी पूछा जाता है, बायोलॉजी के भी 30 क्वेश्चन आते हैं और वो 30 मार्क्स के होते हैं। जीके पूछा जाता है, जीके के 15 क्वेश्चन आते हैं और वो 15 नंबर के होते हैं। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी पूछा जाता है, इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 मार्क्स का होता है। टोटल अगर आप जोड़ोगे तो ये पूरा हो गए आपके 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स, 120 मार्क्स। ये आपका पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम हो गया, ठीक है। अब ये कितने घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे 20 मिनट का, 2 आवर्स 20 मिनट, 2 आवर्स 20 मिनट्स का ये पेपर होता है, जिसमें आराम से आप अपना पेपर सॉल्व कर सकते हो। बहुत टफ पेपर नहीं होता है, इजी लेवल का पेपर ये आता है, ठीक है। तो आप इजीली अच्छे मार्क्स यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। अगर आपका ठीक ठाक तैयारी है तो भी अच्छे मार्क्स आप ला दोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें 11th और 12th का सिलेबस पूछा जाता है। 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा पूरा आता है। इंग्लिश और जीके आपको अलग से तैयार करना होता है। अगर आप चाहते हो कि हम इस एग्जाम की तैयारी करवाएं तो कमेंट जरूर करिएगा सीपेट प्रिपरेशन, ठीक है। और आप जैसे हमारा ये स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी, उस चैनल को सेव करके रख लीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। उसी पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन इस एग्जाम की कराई जाएगी, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन चाहिए, कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, और उसके साथ साथ आप कौन से और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ये भी जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम पैटर्न हो गया और सिलेबस हो गया। आगे बढ़ते हैं कि कितने तक मार्क्स लाओ तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। देखिए, इसमें कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, कॉलेजेस तो ABVMU सीपेट में 8 गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, 8 गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं और 40+, हालांकि इससे भी ज्यादा है, मैं मिनिमम काउंट कर रही हूँ क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का नंबर जो है घटता बढ़ता रहता है। 40+ प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, प्राइवेट 40+ प्राइवेट कॉलेजेस इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जो यूपी से बाहर के बच्चे हैं उनके लिए तो यही ऑप्शन है, लेकिन जो यूपी के अंदर के बच्चे हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनती है। अगर आपको टॉप लेवल के कॉलेज चाहिए, टॉप लेवल गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आपको टॉप लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कट ऑफ्स बता देती हूं। अगर आपको एनी गवर्नमेंट कॉलेज, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए
टॉप लेवल गवर्नमेंट कॉलेज एंड कोर्स लिख देती हूँ। टॉप लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज और उसका टॉप लेवल का कोर्स, जो कि मैंने आपको कोर्सेज की प्रायोरिटी बताई है, ऐसा कुछ आपको चाहिए तो उसका क्या कट ऑफ रहेगा। एनी कॉलेज या एनी कोर्स आपको चलेगा गवर्नमेंट का, तो उसके लिए कितनी कट ऑफ में आपका काम चल जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसी तरह से प्राइवेट का मैं बताऊंगी कि टॉप कोर्सेज के लिए क्या कट ऑफ रहेगी, और एनी कोर्स, कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या कट ऑफ रहेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर आप टॉप लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज या कोर्स लेना चाहते हो तो जनरल कैटेगरी वालों को 120 मार्क्स में से 105 के लगभग मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो या आप ओबीसी हो तो आप 100 मार्क्स भी ले आओगे तो भी आपके सिलेक्शन के हाई चांसेस हैं कि आपको अच्छा कोर्स मिल जाएगा और अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। अगर आप एससी या एसटी हो तो उस केस में अगर आपके 90 मार्क्स तक हैं तो भी आपको आराम से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और अच्छा कोर्स भी मिल जाएगा। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या कोर्स लेने को तैयार हो तो उसकी कट ऑफ बता दूं। जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो उस केस में आपका अगर 85 प्लस मार्क्स है तो आपको कोई ना कोई कोर्स जरूर मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 80 प्लस मार्क्स पे आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल जाएगा किसी भी कोर्स को अगर आप लेने को तैयार हो तो। एससी एसटी कैटेगरी से हो तो आपका 70 मार्क्स के हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा। 70 मार्क्स तक हैं आपके तो आराम से आपको कोई ना कोई कोर्स या कोई ना कोई कॉलेज गवर्नमेंट जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ है। प्राइवेट में कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता, प्राइवेट में सबको जनरल माना जाता है, तो प्राइवेट में कट ऑफ सबके लिए सेम रहेगी। 120 मार्क्स में से अगर आपके 70 मार्क्स तक हैं तो आपको टॉप लेवल के कोर्सेज मिल जाएंगे प्राइवेट में, आप किसी भी कैटेगरी के हो। कभी कभी इससे थोड़ी कम भी कट ऑफ जा सकती है, तो आप 65 to 70 मार्क्स मान के चलो, इतने में आपको टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेज जरूर मिल जाएंगे। पर अगर आप यूपी स्टेट के बाहर के हो तो ये कट ऑफ आपके लिए 80 मार्क्स तक जा सकती है। ओके, एनी कोर्स, कोई भी कोर्स अगर आपको लेना है तो उस केस में आप 50-55 मार्क्स भी लेकर के आओगे 120 में से तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट के हो, अदर स्टेट के हो, तो आपको 65 प्लस मार्क्स टारगेट करना चाहिए अगर आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज चलेगा तो। ठीक है, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, और टॉप कोर्सेज के लिए अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 80 तक जरूर वो सिक्योर करें। ओके, सो ये सारी कट ऑफ मैंने आपको बता दी कि कितने मार्क्स तक आपको लाना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग कैसे होती है। काउंसलिंग भी आपको पता होनी चाहिए। काउंसलिंग कैसे होती है, देखिए फॉर्म भी एबीवीएमयू की वेबसाइट पे निकलते हैं, काउंसलिंग भी एबीवीएमयू की वेबसाइट खुद ही करवाती है। तो काउंसलिंग के लिए दोबारा से फॉर्म भरना होता है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होता है, और इसमें टोटल 3 राउंड चलते हैं। 3 राउंड, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 4 राउंड भी कराए जाते हैं। सो 3 से 4 राउंड आपके चलते हैं, डिपेंड करता है कि सीट बची है या नहीं बची है, इस पर डिपेंड करता है। तो पहले ही राउंड में, फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना होता है, फर्स्ट राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन प्लस सिक्योरिटी मनी देनी होती है, सिक्योरिटी। अब ये रजिस्ट्रेशन जो है वो अगर आपको पास कैटेगरी का बेनिफिट नहीं है तो 1000 लगेगा, कैटेगरी का बेनिफिट है तो 500 लगेगा। एससी एसटी वालों का 500 लगता है। ठीक है, अगला सिक्योरिटी मनी सबकी, आप किसी भी कैटेगरी से हो, 5000 रुपए जमा की जाती है सिक्योरिटी मनी। ओके, ये 5000 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा की जाती है ताकि अगर कोई आप रूल तोड़ो तो वो सिक्योरिटी मनी आपकी ले ले और अपना नुकसान का भुगतान कर ले। ठीक है, अगर आप कोई रूल नहीं तोड़ते हो तो आपको कॉलेज मिले चाहे ना मिले, ये सिक्योरिटी मनी आपको वापस कर दी जाती है, ये वाले पैसे आपको वापस नहीं दिए जाते चाहे आपको कॉलेज मिले या ना मिले। ठीक है, अगर आपको कॉलेज मिल गया, फर्स्ट राउंड में आप पैसे दोगे तो आप इसी पैसे में सेकेंड राउंड में जा सकते हो। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, इसी पैसे में थर्ड राउंड में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको फोर्थ राउंड में जाना है, फोर्थ में, तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन के पैसे लगते हैं, 1000 या 500 रुपए दोबारा से लगते हैं। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने फोर्थ राउंड में पैसा नहीं लिया था। अगर इस बार भी ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, एक ही बार के पैसे में आप सारे राउंड में जा सकते हो। पर पिछली बार के पहले यानी कि 2024 की अगर हम बात करें तो उसमें फोर्थ राउंड में पैसे लगते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई रूल आप तोड़ोगे और आपके 5000 काट लिए जाएंगे तो नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए दोबारा से आपके 5000 लगते हैं।
ये बात ध्यान रखिएगा। तो रूल ना तोड़िएगा ताकि आपके पैसे भी बचे और आप काउंसलिंग में बरकरार रहो बिना किसी दिक्कत के। अच्छा, अब मान लेते हैं किसी भी राउंड में अगर आपको सीट मिल गई, किसी भी राउंड में आपको सीट मिल गई, तो किसी भी राउंड में सीट मिली है तो 40,000 रुपए दे करके आपको सीट कंफर्म करनी होती है। ये तभी देना होता है जब आपको सीट मिल जाती है। इसे हम कहते हैं सीट कंफर्मेशन फीस, इसे हम कहते हैं सीट कंफर्मेशन फीस। और ये फीस दे करके आपके वो सीट बुक हो जाती है, फिर आपको कॉलेज पे जाना होता है, कॉलेज का जितना खर्चा होता है वो आपको देना होता है। ये काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। ये काउंसलिंग आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, अगर आप हमसे करवाना चाहो तो हमसे भी करवा सकते हो। ये नंबर आप अपने पास सेव रख लीजिए। नंबर है हमारा 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए। हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। आपको काउंसलिंग करानी होगी तो कितने राउंड्स तक कितने आपके मार्क्स है, उस बेसिस पे हम आपको काउंसलिंग के चार्जेस बताएंगे। वो चार्जेस पे करके आप हमसे कंप्लीट काउंसलिंग करा सकते हो। अगर किसी तरह का कोई डाउट आता है तो 200 पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। फॉर्म भरवाना है तो 1500 पेमेंट करके आप हमसे फॉर्म भी भरवा सकते हो, जो आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, जो आपका एग्जाम का फॉर्म है। काउंसलिंग अलग चलता है और आपके एग्जाम का फॉर्म अलग चलता है। ठीक है, चलो, तो ये काउंसलिंग की बात हो गई। अब सवाल ये उठता है कि इसके अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं उसमें फीस कितनी लगती है, कितने पैसे लगते हैं। तो आपको पैसों का खर्च बता देती हूँ ताकि आपको मालूम रहे कि आपको ये एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, कॉलेज फीस। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो, गवर्नमेंट कॉलेज, तो टोटल फीस जो है पर ईयर की, टोटल फी पर ईयर, सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं, जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो भी, लेकिन मेस चार्ज को छोड़ के, मेस और हॉस्टल का चार्ज छोड़ के मैं बता रही हूं, एक्सक्लूडिंग मेस एंड हॉस्टल, तो ये आपकी पड़ती है सभी कोर्सेज के लिए, ऑन एन एवरेज बता रही हूं, सभी कोर्सेज के लिए आपका 30,000 से लेकर के 80,000 के बीच में पड़ती है। ठीक है, पर ईयर, एक साल की फीस। हॉस्टल और मेस का चार्ज अलग से। ठीक है, और सारा फीस मिला जुला के, जो उसमें मिसलेनियस फीस वगैरह होता है, सब कुछ मिला जुला के इसी बीच आपका पड़ता है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, ये तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात थी, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, प्राइवेट कॉलेज की टोटल फीस बताती हूं, टोटल फीस पर ईयर एक्सक्लूडिंग मेस एंड हॉस्टल, मेस और हॉस्टल को छोड़ करके कितनी टोटल फीस होती है इसकी बात कर लेते हैं। तो मेस और हॉस्टल को इसमें छोड़ करके 80,000 से स्टार्टिंग होता है और करीबन 2 लाख रुपए सालाना फीस आपकी लग जाती है इसमें। ओके, तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट की फीस मैंने आपको बता दी। जितना अच्छा कॉलेज लोगे उतनी कम प्राइवेट में फीस लगेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मैंने आपको सब कुछ A to Z बता दिया सीपेट एग्जाम के बारे में। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, कमेंट में जरूर मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। ऐसा ही वीडियो मैंने सीनेट पे भी बना रखा है, सीनेट वीडियो भी देखिए। ये दोनों ही फॉर्म आपके मार्च में आने वाले हैं, इसलिए अलर्ट हो जाइए और इन फॉर्म्स के लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे स्पार्कअप क्लासेस, जैसा ये चैनल है वैसे ही दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी, उस पर मिलेगी अगर आप कॉमेंट करेंगे तो। Okay, so that's all. Bye. Take care.